सहरो इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान। कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। तुमने देखा तुम्हारी कालका तुमसे दूर होने के बावजूद किस कदर करीब है। अगर मैंने ब्रीफ केस में रखी हुई हीरोइन को अपनी मेहमान शक्ति के तौर पर कागज के पुर्दों में ना बदल दिया होता तो इससे तुम्हें समय तुम्हारी क्या पोजीशन होती। लेकिन मेरे खिलाफ ये साजिश किसने की थी? मैंने आलमे तसव्वुर में कालका से पूछा। अभी नहीं, समय का इंतजार करो। कालका ने बड़े पुरएतमाद और ठोस लहजे में कहा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं होंठ चबाकर रह गया, फिर जेब से रुमाल निकालकर अपनी पेशानी का पसीना खुश करने लगा। गुज़श्ता रात में खाली देर तक घर पहुंचा था, इसलिए सुबह मेरी आंख देर से खुली और वालिद साहब नाश्ता कर चुके थे और मेरे पुराने मुलाजिम के बयान के मुताबिक इस वक्त लान पर मौजूद थे। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया, फिर तैयार होकर दफ्तर जाने के लिए बाहर पोर्टिको में आया तो वालिद साहब ने आवाज देकर मुझे अपने पास बुला लिया। मैं उनके करीब जाकर एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। तुम कल रात बड़ी देर से घर वापस आए थे, वालिद साहब ने हाथ में दबा हुआ अखबार मेज पर रखते हुए कहा। जी हाँ, आजकल कुछ मसरूफियात ज्यादा है, मैंने सादगी से जवाब दिया। एक खास टेंडर के सिलसिले में भाग दौड़ करनी पड़ रही है। इस जमीन में एक मीटिंग थी जिसमें देर हो गई। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम नरिंजन लाल के मुकाबले पर होने के बावजूद वो टेंडर हासिल कर लोगे? जी हाँ, मैंने तेजी से जवाब दिया, लेकिन चौंक उठा। वालिद साहब को इस टेंडर के बारे में किसी बात का इल्म नहीं था। फिर इस वक्त अचानक उन्होंने बतौर खास इसी का जिक्र क्यों छेड़ा था? मैं वालिद साहब की तरफ देख ही रहा था कि उन्होंने बड़े ठोस लहजे में कहा, इस बात को हमेशा जहन में रखना कि तुम नादर खान की औलाद हो। मैंने जिंदगी में बहुत सारे नुकसानात भी उठाए हैं, लेकिन असूलों के खिलाफ किसी से समझौता करना मेरी सरदश्त के खिलाफ था। मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं आपकी औलाद हूँ, लेकिन तुम इस मौजी को नहीं जानते। वालिद साहब ने अपना निचला होंठ काटते हुए सर्द लहजे में कहा, दौलत के हसूल की खातर वो शायद अपनी सौगी औलाद को भी धोखा देने से दरेग ना करे, तो फिर तुम किसके हरीफ हो? आप नरिंजन लाल की बात कर रहा हूँ, जो किसी दो मुंह वाले सांप की चाल चलने का आदी है। वालिद साहब के तेवर यकलख्ती तब्दील हो गए। वो ठीक किस्म की बुनियाद है जो गंदी नाली में गिर जाने वाले नोट को भी दांतों से पकड़कर निकाल सकता है। जहां लाखों का मामला दरपेश हो, वहां अपनी हसीयत की खातर हर किस्म के ओछे और घटिया से घटिया हथकंडे इस्तेमाल करने से देग नहीं करेगा। तुम्हें उसके साये से भी मोहतात रहने की जरूरत है। कोई खास बात? मैंने वालिद साहब की बरहमी का सबब जानने की कोशिश की तो वो मुझे तेज नजरों से घूरते हुए बोले, तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर तुम कोई बात मुझसे छुपाने की कोशिश करोगे तो क्या वह दूसरे जरिए से मुझ तक नहीं पहुंच सकती? ओह, मैंने मामले की नोयत को भांपते हुए जल्दी से कहा, बिजनेस में प्रोफेशनल जर्सी तो होती है, लेकिन मैं उन बातों से कभी हरासा नहीं होऊंगा। हर शख्स नादर खान या सराज नहीं बन सकता। वालिद साहब ने हाथ मलते हुए कहा, ये तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि सराज ने रेड किया, वरना उसकी जगह कोई और दूसरा होता तो शायद वो भी, क्या नाम है उसका, हाँ, मोहसिन अली की तरह मुंह मांगे दामों के इवज बिक सकता था। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर था? मुझे मालूम है कि तुम्हारी रगों में नादर खान का धूम दौड़ रहा है। वालिद साहब ने ठोस और पाठदार आवाज में जवाब दिया, तुम नशियात की तिजारत के काम में मुलव्वस होने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन सच और झूठ का फैसला हमारे हाथों में नहीं होता। इंसान को बेकसूर होने के बावजूद कानून के कटहरे में खड़े होकर अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करना पड़ता है। कुदरत का इंसाफ अपनी जगह अटल होता है, लेकिन अदालतों के फैसलों ने अक्सर और बेशतर शरीफ लोगों को भी नागरा गुनाहों की सजा के तौर पर बरसों हवालात में चक्की पीसने पर मजबूर कर दिया है।
क्या DSP सिराज यहाँ आए थे? मैंने दबी जुबान में सवाल किया। हाँ, वालिद साहब ने कहा। उसने एक दयानतदार पुलिस अफीसर की तरह अपना फर्ज अदा किया है। निरंजन लाल ने रातों रात अपना असर शौक इस्तेमाल करके अपने बिजनेस मैनेजर को जमानत पर रिहा करा लिया, लेकिन मोहसिन अली अभी तक हवालात में बंद है। जानते हो मोहसिन अली ने पुलिस को क्या बयान दिया है? शक्ला ने उसे 2 लाख के इवज अपनी साजिश की तकमील की खातिर खरीदा था, लेकिन वो हीरोइन सिराज के ख्याल के मुताबिक मोहसिन अली गालबन किसी जल्दबाजी की वजह से वो ब्रीकेस ले जाना भूल गया, जिसमें तुम्हें फंसवाने की खातिर हीरोइन रखी गई थी। लेकिन एक बात सिराज को भी परेशान कर रही है। वो क्या? वो बयान जो मोहसिन अली ने मजिस्ट्रेट के रूबरू लिखवाया है। उस बयान के मुताबिक वो हमेशा वही ब्रीफ केस इस्तेमाल करता था। उसने इस बात का एतराफ भी किया, लेकिन ब्रीफ केस में हीरोइन के ईयर नाइट पैकेट उसी की मौजूदगी में रखे गए थे और उसी ब्रीफ केस को लेकर वो तुम्हारे ऑफिस में दाखिल हुआ था। वालिद साहब ने पहलू बदल कर कहा। हीरोइन का गायब हो जाना मोहसिन अली के अलावा सिराज को भी उलझन में डाल रहा है। शक्ला ने क्या बयान दिया है? उसने जुर्म की सेहत से कतई लाइल्मी का इजहार किया और अपने बयान में ये लिखवाया कि उसकी पोजीशन को खराब करने की खातिर किसी मुरतब शुदा साजिश के तहत उलझाने की कोशिश की गई है। वालिद साहब ने सोचते हुए जवाब दिया, एक बात जो खुद मेरे लिए परेशान कुन है, वो हीरोइन जो ब्रीफ केस में तुम्हें फंसाने की खातिर रखी गई थी, वो कहाँ गायब हो गई? उसके बरामद होने की सूरत में मोहसिन अली भी शक्ला से मिलता जुलता कोई बयान रिकॉर्ड करवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिर क्यों? क्या वो बिला वजह खुद अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की हमाकत कर रहा है? इसका जवाब तो वही दे सकता है। मैंने बड़ी सादगी से जवाब दिया, हालांकि मुझे मालूम था कि कालका की पुर इसरार कुव्वत ने बर वक्त मेरी मदद की थी और हीरोइन को गायब कर दिया। केस अदालत में जाने के बाद हालात का दूसरा रुख भी सामने आ सकता है। वो क्या? निरंजन लाल बड़ा काई और खबीस शख्सियत का मालिक है। हो सकता है कि अदालत के रूबरू ये बयान दे कि मोहसिन अली को साथ मिलाकर उसकी साख पर कीचड़ उछालने की कोशिश की थी। ऐसा किस तरह हो सकता है? मैंने पहलू बदल कर कहा। DSP सिराज ने तो शक्ला का बयान लेने के बाद ही रेड किया होगा। हाँ, सिराज ने बाकायदा शक्ला का बयान रिकॉर्ड किया था, लेकिन अब 2 बयान भी उसकी फाइल से हैरत अंगेज तौर पर गायब है। IC मैं चौंका। ऐसी सूरत में खुद मिस्टर सिराज भी किसी परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं, वालिद साहब ने कहा। अव्वल तो सिराज भी अपने मैदान का एक तजर्बाकार खिलाड़ी है और दूसरा ये कि निरंजन लाल भी इसकी दुश्मनी मोल लेने की हमाकत नहीं करेगा। और ऐसी सूरत में जबकि शक्ला एक बार पहले भी हीरोइन के केस में सिराज के हाथों गिरफ्तार हो चुका है, वो केस अभी तक ज़ैर समात है और सिराज को कभी उम्मीद है कि शक्ला इस केस से अपनी गर्दन नहीं बचा सकेगा। बहरहाल आप परेशान ना हो डैडी, मैंने वालिद साहब को इत्मीनान दिलाते हुए कहा। मैं आइंदा कारोबारी मामलात में ज्यादा मोहतात रहने की कोशिश करूंगा। मेरा भी यही मशवरा है, वालिद साहब ने खिलाफ में घूरते हुए कहा। रहा निरंजन लाल का मामला तो उसे मैं सिराज के साथ मिलकर देख लूंगा। अब उसकी सरकूबी जरूरी हो गई है। मैं वालिद साहब से गुफ्तगू करके खत्म उठने लगा तो वालदा ने मुझे बैठने का इशारा करते हुए कहा, अब तुम बाप बेटे की गुफ्तगू खत्म हो गई हो तो मेरी भी सुन लो। जी, मैंने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए अम्मी की तरफ देखा। वालिद साहब बदस्तूर गुस्से की कैफियत से 2-4 थे। मैं उधर कई दिनों से बड़े अब्बा को ख्वाब में देख रही हूँ। खैरियत? मेरी बजाय वालिद साहब ने पूछा। वो मुझे कुछ परेशान से दिखाई देते हैं, वालदा ने संजीदगी से कहा। मुझे कुछ इशारों में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक मैं वादे तौर पर उनके इशारों का मतलब नहीं समझ सकी। अलबत्ता मैंने इस बात को खास तौर पर महसूस किया कि वो किसी शय को बार बार उठाते हैं और उसे पूरी कुव्वत से जमीन पर मारते हैं, यूं जैसे उसे रेजा रेजा करना चाहते हों। वो शय क्या है? मैंने उसे भी साफ तौर पर नहीं देखा, लेकिन वो खिलौने नुमा कोई शय है जिसकी शबाहत इंसानों से मिलती जुलती है। अम्मी ने कहा वो मुझे बार बार उसी शय की तरफ मतवज्जा करने की कोशिश कर चुके हैं। क्या वो कोई मूर्ति तो नहीं थी? वालिद साहब ने पहलू बदलते हुए कहा। निरंजन लाल जिस कमाश का इंसान है, वो बदमाशों के अलावा जंतर मंतर करने वाले
पिंडत पुजारी और साधुओं की भी बड़ी आवभगत करते हैं और अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने की खातिर उल्टे सीधे अमल करते हैं। मसलन जिस शख्स ने उन्हें बदला लेना हो तो वह उसकी मट्टी की शबीह बनाकर उसमें सुइयां चबो देते हैं ताकि उनका मतलूबा दुश्मन मुस्तकिल अजाब में गिरफ्तार रहे, या फिर इसी किस्म के दूसरी लगवियात करते रहते हैं। हो सकता है आपका ख्याल दुरुस्त हो, लेकिन बड़े अब्बा की परेशानी और उनकी हरकतों को बार बार देखकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मुझे भी इस खिलौने या मूर्ति को तोड़ फोड़ डालने की तलकीन कर रहे हों। कालका, मेरे जहन में कालका की मूर्ति का तस्वर उभर आया जो पुर इसरार कुव्वतों की मालक थी। वालिद साहब के जरिए बारहा ये बात भी सुन चुका था कि मेरे परनाना बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। चुनाचा इस वक्त वालदा की जुबानी किसी मूर्ति को तोड़ डालने का जिक्र सुनकर मेरे जहन में कालका की मूर्ति का ख्याल उभरा जिसे मैं खुद कालका की अहमद पर पिंडत बंसीधर के हवाले कर चुका था। लेकिन मेरे नाना को कालका की मूर्ति से क्या प्रकाश हो सकती थी, ये बात मेरे लिए ताज्जुब खेज साबित हुई। इसके लिए कालका की पुर इसरार कुव्वतों ने अभी तक मेरे साथ जो कुछ भी किया था वो अच्छा ही किया था। उसी की हैरत अंगेज और नादीदा कुव्वतों का करिश्मा था जो मोहसिन अली के ब्रीफ केस में रखी हुई हीरोइन तो कारोबारी कागजात में तब्दील हो गए थे, वरना इस वक्त मैं आजाद और खुली फिदा में सांस लेने की बजाय शायद किसी लाकअप में होता। फिर मेरे नाना इस मूर्ति को तोड़ डालने के दर पे क्यों हो गए थे? क्या उनके ख्याल में कालका की कुव्वतें आगे चलकर मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकती थी? और वो लोग जो दुनिया से किनारा कश होकर खुदा की इबादत में फर्क हो जाते हैं, फिर उनके लिए जमानो मकान का फर्क मिट जाता है। कुदरत अपने उस नेक और बरगजीदा बंदे को फिर ऐसी चश्मे बसीरत से नवाज देती है जो माजी, हाल और मुस्तकबल में यकसा तौर पर देख सकती है। हो सकता है कि मेरे परनाना ने किसी ऐसे नुकसान या खतरे को भांप लिया हो जो मुस्तकबल में करीब मुझे कालका की मूर्ति से लाहक हो सकता था, और उसी की वजह से उन्होंने अम्मी के ख्वाब में आकर कालका की मूर्ति तोड़ डालने का इशारा दिया हो। वो नुकसान क्या हो सकता था? अगर कालका को मुझसे कोई नुकसान पहुंचाना मकसूद था तो फिर वो अब तक मेरे काम क्यों आ रही थी? क्या वो मुझे अपने शहर में मुब्तला करके मुस्तकबल में किसी नाकाबिल तलाफी नुकसान से दो चार करना चाहती थी? मेरा जहन बड़ी संजीदगी से कालका की पुर इसरार मूर्ति और परनाना के अम्मी की ख्वाब में बार बार आने की कड़ियों में को आपस में मिलाने की कोशिश ही में मसरूफ था कि मेरी वालदा ने अचानक मुझे मुखातब करते हुए कहा, शहबाज बेटे, खुदा का शुक्र है कि अब तुम ना सिर्फ खाने कमाने के लायक हो गए हो बल्कि तिजारत के मैदान में भी अपने कदम मजबूती से जमा लिए हैं। ये सब आपकी दुआओं और परनाना की बुजुर्गी की तफैल हुआ है। मैंने इनकसारी से जवाब दिया, फिर अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैं समझा नहीं। मैंने वालदा को वजाहत तलब नजरों से देखा। अभी औलाद हो इसीलिए मेरी बात का मफहूम नहीं समझ सके, अगर साहबे औलाद होते तो शायद। इतनी जल्दी भी क्या है? मैंने वालदा की बात का मतलब समझते हुए तेजी से कहा, अभी तो मुझे आप लोगों की दुआ और बहुत तरक्की करनी है। खुदा तुम्हें दिन दुनी और रात चौगनी कामयाबियों से हमकिनार करे। लेकिन हर माँ की तरह अब मेरी भी यही ख्वाहिश है कि तुम्हारे सर पर सेहरा बांध कर अपने दिल के अरमान पूरे करूं। कोई लड़की भी है तुम्हारी नजरों में या ख्याली पुलाव पका रही हो? वालिद साहब ने कहा। शहबाज अपनी जुबान से एक बार हाँ करके तो देखे। अम्मी ने मुझे प्यार भरी निगाहों से देखते हुए कहा, अगर एक से एक हसीन और आला खानदान की लड़कियों के रिश्तों के ढेर ना लगा दूं तो कहना। क्यों शहबाज बेटे, तुम्हारा क्या ख्याल है? वालिद साहब ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, अगर तुम हाँ कर दो तो अपना भी भला हो जाएगा। तुम्हारा क्या भला होगा? अम्मी ने पूछा। अरे भाई, जब तुम एक की बजाय कई लड़कियों के ढेर लगा दोगी तो उनमें से एक आध मेरे हिस्से में भी आ जाएगी। बस रहने दीजिए, वालदा ने शोखी से कहा। औलाद के सामने इस किस्म की बातें करते हुए शर्म भी नहीं आती। आपकी तो वही मिसल है कि बूढ़ा मुंह महासे लोग चले तमाशे। मुझे अब दफ्तर जाने की देर हो रही थी। मैं ज़ाहिर लब मुस्कुराता हुआ उठा और फिर तेज कदम उठाता हुआ पोर्टिको में आ गया जहां मेरी गाड़ी मौजूद थी। गाड़ी स्टार्ट करके मैं जैसे ही सड़क पर आया, कालका की मानूस आवाज मेरे कानों में गूंजी। तुमने अपनी माता के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए कि मुझे तुम्हारी कही हुई बात याद है। मैंने जल्दी से कहा, वैसे भी इतनी जल्दी मैं अपनी आजादी को खत्म करना नहीं चाहता। कल क्या होगा तुम नहीं जानते।
कालका के लहजे में संजीदगी थी। फिर मैंने जो कहा था उसे याद रखना। जिस दिन तुमने किसी और सुंदरी को मन में बसाया, उस रोज कालका तुमसे तमाम बंधन तोड़कर आजाद हो जाएगी। फिर तुम उसे कभी ना पा सकोगे। अपना जी मैला मत करो कालका रानी। मैंने इसके तस्वर को जवाब दिया। मैं भी इतनी जल्दी तुम्हें खोना नहीं चाहूंगा। तुम्हें खोकर मुझे बहुत दुख होगा, पर एक बात याद रखो, भविष्य का लिखा हुआ हर कीमत पर पूरा होता है। और मेरे भविष्य में क्या लिखा है, समय का इंतजार करो, तुम आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ जान जाओगे। कालका, मैंने यकलक संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा, क्या तुम मेरी एक बात का जवाब दोगी? तुम क्या मालूम करना चाहते हो? कालका जानती है, उसने सपाट लहजे में जवाब दिया। तुम्हारे पुरखों ने तुम्हारी माता के सपने में आकर जिस मूर्ति को नष्ट करने का कहा था, वो मेरी ही मूर्ति है। क्यों, वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? मैंने तेजी से सवाल किया। ये महान शक्तियों और महापुरुषों के समझने की बातें हैं। तुम अभी से इन बखेड़ों में पढ़ने की कोशिश मत करो। मगर मैं मजबूर हूँ। कालका ने मेरी पूरी बात सुने बगैर गहरी संजीदगी से कहा, आकाश देवी देवताओं की ओर से हमारे ऊपर भी कुछ पाबंदियां होती हैं। हमारे बीच जो रेखाएं खींच दी गई हैं, हम उन्हें फलांग नहीं सकते। परंतु मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारी सहायता करती रहूंगी। कालका से बातें करता हुआ मैं ऑफिस पहुंच गया। दफ्तर का अमला वहां पहले से मौजूद था। मैं अभी अपने ऑफिस में पहुंचकर सुकून से बैठने भी न पाया था कि आरफा ने इंटरकॉम पर मुझे इत्तला दी कि फोन पर नरिंजन लाल मुझसे बात करना चाहते हैं। क्या तुमने उसे लाइन पर ले रखा है? मैंने नरिंजन लाल का नाम सुनकर हैरत से पूछा। यस सर। ठीक है, मैंने इंटरकॉम रखकर फोन उठा लिया। दूसरी जानब नरिंजन लाल ही की आवाज सुनाई दी और मैंने पलक झपकते में गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की खातिर रिकॉर्डिंग सिस्टम का बटन ऑन कर दिया। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आप हुक्म दे अंकल, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। सबसे पहले मेरे धन्यवाद स्वीकार करो। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए तुमने जो टेंडर भरा था वो मंजूर हो गया है। नरिंजन लाल ने मुझे मुबारकबाद के पेश की, लेकिन वो अपने लहजे में पूरी तरह काबू नहीं पा सका था। उसकी आवाज से जाहिर था कि उसे वो टेंडर हाथ से निकल जाने का शदीद सदमा पहुंचा था। मास्टर टोनी ने भी मुझसे यही कहा था कि अगर टेंडर उसके हाथ से निकल गया तो उसकी साख को इतना शदीद धचका पहुंचेगा कि जिसे मेकअप करने के लिए उसे तवील अरसा दरकार होगा। शुक्रिया अंकल, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने जो कुछ सीखा है आप ही से सीखा है। मेरे लहजे में तंज की हल्की सी आमेज़श भी थी। तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? आपकी दुआ है अंकल, मैंने संजीदगी से कहा। वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कभी आइए ना हमारे गरीब खाने पर। समय मिला तो जरूर आऊंगा। मेरे लायक कोई खिदमत? मैंने पूछा। क्या तुम इस समय अपने ऑफिस में अकेले हो? जी हाँ अंकल, मैंने जवाब दिया। कुर्सी पर बैठते ही पहली कॉल आप ही की अटेंड कर रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी कारोबारी बात करनी है। आप हुक्म दें तो मैं हाजिर हो जाऊं। मैं चाहता हूं कि पहले फोन पर बात हो जाए, उसके बाद हम मिल बैठकर मामले की बात भी तय कर लेंगे। मैं समझा नहीं। मैं चाहता हूं कि जो टेंडर तुम्हें मिला है तुम उस पर काम करने से इनकार करो। इस बार दूसरी जानब से संजीदगी से कहा गया, तुम्हारे बाद मेरे रेट सबसे कम है। आई सी, मैंने दिल ही दिल में अपनी फतह का जश्न मनाते हुए कहा। गोया आप ये चाहते हैं कि मैं दरमियान से हट जाऊं और वो टेंडर आपकी फिल्म को मिल जाए। हाँ, मेरी यही इच्छा है। लेकिन अंकल, अगर मैंने वो टेंडर कबूल करने से इनकार कर दिया तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना होगा। नरिंजन लाल ने मेरा जुमला मुकम्मल करते हुए कहा। मैं तुमसे इसी सिलसिले में सौदा करना चाहता हूँ। सौदा? मैंने तअज्जुब का इजहार किया। हाँ, इस बार नरिंजन लाल का लहजा खालस कारोबारी था। तुम अपने खसारे का हिसाब लगाकर मुझे बता दो, मैं तुम्हें उसके ऊपर 5 लाख और दे सकता हूँ। बात नफा नुकसान की नहीं है अंकल, अपनी साख की है। 10 लाख पर सौदा डन कर लो, नरिंजन लाल ने रकम दुगनी करते हुए कहा। इससे अच्छी ऑफर तुम्हें और कोई नहीं दे सकता। धन दौलत तो आती जाती छाया है अंकल, मैंने इस बार ठोस लहजे में जवाब दिया। आप 10 लाख की बात कर रहे हैं, मैं 20 लाख की इवज भी अपनी फिल्म की साख खराब नहीं होने दूंगा। तुम इस मैदान में अभी नए आए हो, इसलिए शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि साख बनाने की खातिर मिनश को अक्सर बड़ी बली भी देनी पड़ जाती है। मेरी बात मानो तो मेरा रास्ता खोटा करने की हमाकत मत करो। समझ गया, मैंने तेजी से कहा। गोया अगर मैंने आपकी ऑफर कबूल ना की तो आप मुझे नुकसान पहुंचाने से भी दरेग नहीं करेंगे। युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज होता है, नरिंजन लाल ने जवाब दिया। तुम मेरे मित्र नादर खान के सपूत हो, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम ठंडे दिलो दिमाग से मेरी बात पर गौर करोगे।
किस दोस्त की बात कर रहे हो मिस्टर निरंजन लाल, मैं जब्त ना कर सका। जिससे वक्त पड़ने पर तुमने 90,000 की रकम उधार ली थी और फिर बड़ा आदमी बन जाने के बाद तुमने उससे मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। मैं 90,000 की रकम भी ब्याज समेत वापस करने को तैयार हूँ। हम सूद का लेन देन हराम समझते हैं निरंजन लाल, मैंने सर्द लहजे में जवाब दिया। एक बात साफ साफ सुन लो, मैं 50 लाख की ऑफर पर भी इस कॉन्ट्रैक्ट से तुम्हारे हक में दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। सोच लो, तुमको निरंजन लाल की दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। इस बार उसने धमकी अमीज में कहा। मैं बच्चों के मुकाबले में पाबंदी करने का आदी नहीं हूँ और मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम है कि अगर किसी जहरीले नाग की गर्दन पर पूरी तरह गिरफ्त में आ जाए तो उसे छोड़ देना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ होता है। मैंने सर्द महरी से कहा, मुझे मालूम है कि टेंडर हाथ से निकलने की खबर सुनकर तुम्हारे ऊपर क्या गुजरी होगी। तुम वो गर्जा निरंजन लाल को चैलेंज कर रहे हो। बच्चा इंसान का बाप होता है। अंग्रेजी के इस मुहावरे को याद रखना, शायद मेरी बात तुम्हारी समझ में आ जाए। मैंने नफरत से जवाब दिया और फिर सिलसिला मुंतके कर दिया। इसके साथ ही रिकॉर्डिंग सिस्टम के बटन को दोबारा पुश करके वो कैसेट निकाल ली जिसमें मेरी और निरंजन लाल की गुफ्तगू का एक एक लफ्ज रिकॉर्ड हो चुका था। किसी आड़े वक्त में वही कैसेट निरंजन लाल के गले में फांसी का फंदा बन सकता था। चुनाचा मैंने नहायत हिफाजत से उस आफस में रखी हुई अलमारी के उस खुफिया तहखाने में बंद कर दिया जिसका इल्म मेरे सिवा किसी और को नहीं था। और वो अलमारी मैंने पुलिस की मुलाजमत में आने के बाद खास तौर पर ऑर्डर देकर बनवाई थी। टेप को महफूज करने के बाद मैंने आरफा को अंदर बुलाया और जरूरी कारोबारी नोयत के खतूत लिखवाने लगा। वो ना सिर्फ एक ज़हीन सेक्रेटरी थी बल्कि मेरी स्टीनोग्राफर भी थी और काबिल एतमाद थी। कारोबारी तरक्की के अमले का एतमाद बुनियादी शय है, वरना अगर एक खबर भी किसी जरिया से बाहर निकल जाए तो लाखों का नुकसान हो सकता है। मैं इस सिलसिले में खासा खुशकिस्मत था। मेरे बेशतर मुलाजिम काबिल एतमाद थे जिन्हें मैं मुतअद्दिद मौकों और मुख्तलिफ जरियों से आजमा चुका था। अभी मैं आरफा को डेफिनेशन देने में मसरूफ था कि मास्टर टोनी आ गया। उसके हाथ में बादामी रंग का लिफाफा देखते ही मैं समझ गया कि वह मुझे क्या खुशखबरी सुनाने आया है। वो मेरा हिस्सेदार, अजीजदार या दोस्त नहीं था। उसके बावजूद उसका बराबर खुशी से यूं दमक रहा था जैसे वो जो खबर लेकर आया है उससे ज्यादा उसको फायदा हो रहा है। कर ये तो है, मैंने अनजान बनते हुए पूछा। तुम बहुत मसरूर नजर आ रहे हो। खबर ही ऐसी है सर जिसे सुनकर आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे। और क्या? और मास्टर टोनी सोहेल अपान का बोलता है कि इस वक्त दुश्मन के सपने पर सांप लौट रहा होगा और वो भी कोबरा, ब्लैक ड्रैगन। कोई बहुत ही अहम खबर मालूम होती है, आरफा ने कहा। ऑफ कोर्स, मिस्टर टोनी ने कहा, फिर लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला। आई कांग्रेचुलेट यू सर। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए हमने जो टेंडर भरा था वो हमारी कंपनी के नाम निकला है। गुड, मैंने खुशी का मुजाहरा करते हुए कहा। इस कामयाबी के लिए तुम ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, इसलिए कि सब कुछ तुम्हारी ही काविशों का नतीजा है। थैंक यू सर, टोनी ने फिर कहा और फिर संजीदगी से बोला। निरंजन लाल की लुटिया तो अब डूबी है समझो। इस टेंडर के हाथ से निकल जाने के बाद उसकी रेपुटेशन बुरी तरह असर अंदाज होगी। मुझे इस टेंडर के बारे में पहले ही इल्म था, मैंने जवाब दिया। अभी कुछ देर पहले निरंजन लाल ने मुझे फोन पर मुबारकबाद थी। ये खबर मेरे लिए और भी हैरत अंगेज है सर। जानते हो वो अब हमसे क्या चाहता है? नहीं, टोनी ने मुझे तकते हुए पूछा। कोई खास बात? हाँ, निरंजन लाल चाहता है कि हम इस टेंडर से दस्तबरदार होकर उसके लिए रास्ता साफ कर दें। मैंने टोनी के चेहरे के तासरात का जायजा लेते हुए कहा। उसने मुझे 10 लाख की ऑफर दी है। फिर आपने क्या जवाब दिया? टोनी ने संजीदगी से सवाल किया। उसके चेहरे पर दमकने वाली खुशी एकदम मानद पड़ गई थी। तुम्हारा क्या अंदाजा है मैंने क्या जवाब दिया होगा? मैं भला क्या कह सकता हूँ सर, टोनी ने हचकचाते हुए जवाब दिया। 10 लाख की ऑफर सुनकर मेरे मुंह में पानी नहीं आया था। मैंने तेजी से कहा, मैं 50 लाख रुपए के इवज भी इस टेंडर को हाथ से नहीं जाने दे सकता था। और यही फासला मैंने निरंजन लाल को भी सुना दिया। फिर निरंजन लाल ने क्या जवाब दिया? उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसके साथ समझौता ना किया तो उसकी दुश्मनी मुझे बहुत महंगी पड़ेगी। मैं जहर खांद लहजे में बोला, इसलिए कि बकौले खुद उसके वो बच्चों के मुकाबले में हारने का आदी नहीं है। फिर आपने क्या सोचा? टोनी ने मुझे वजाहत तलब नजरों से घूरा। कोई समझदार आदमी
जब सांप के पल में हाथ डालता है तो उसे किसी खतरनाक अंजाम का अंदाजा पहले से होता है। मैंने ठोस लहजे में जवाब दिया, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि निरंजन लाल बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसके कदम सरकारी और दरबारी इदारों में दूर दूर तक जमे हुए हैं। लेकिन एक बात मैंने भी उसे यावर कर दी है कि अगर उसने मेरे साथ कोई फाउल प्ले करने की हमाकत करने की कोशिश की तो वह नॉक आउट भी हो सकता है। गुड, टोनी की बातें खिल उठी और फिर वह संजीदगी से बोला, हमें इस नए प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी के इंतजामात पर खास नजर रखनी होगी। फिक्र मत करो, किस्मत अगर हमारे साथ है तो दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर उसने ऐसा किया तो फिर मुझे होने वाले खसारे को भी खुद निरंजन लाल को पूरा करना होगा। मैं समझा नहीं सर। टोनी का ख्याल दुरुस्त है सर, आरफा ने कहा। हमें हिफाजती इंतजामात पर खास तवज्जो देना होगी। इसलिए कि आरफा कुछ कहते कहते रुक गई। तुमने अपना जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। मैंने आरफा को गौर से देखा। गुस्ताखी की माफी चाहती हूँ सर, लेकिन निरंजन लाल की जगह आप होते तो शायद आपको भी इतना बड़ा टेंडर हाथ से निकल जाने का दुख जरूर होता, और फिर इंसान अपनी शिकस्त को फतह में तब्दील करने की खातिर ऊंचे हथकंडे अख्तियार करने से भी गुरेज नहीं करता। जिससे तुम्हारी बात से इत्तेफाक है, मोहब्बत और जंग में किसी भी हरबे का इस्तेमाल जायज होता है, लेकिन महज इस कहावत के पेशे नजर कोई शख्स अपने कारोबार को ताला लगाने की हमाकत नहीं कर सकता। वैसे भी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। यू आर राइट सर, टोनी बोला। मैं मानता हूँ कि निरंजन लाल घाक जहां दीदा है। उसने 2-4 बदमाश भी पाल रखे हैं जिनकी कफालत हर माह वो अच्छी खासी रकम खर्च करता है, लेकिन वो ये भी अच्छी तरह जानता है कि मास्टर टोनी ने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी। टोनी ने जज्बाती अंदाज में बाल खाते हुए कहा, और मैंने उसकी टोनी को माजी में दफन कर दिया है, जिसका नाम सुनकर चोर उचक्के 28 गिरे बदमाश और रास्ता बदल दिया करते थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसे दोबारा जिंदा भी किया जा सकता है। मास्टर टोनी की जिंदगी का वो पहलू अभी तक मेरे इल्म में नहीं था। उसने मेरी खातर जिन जज्बात का इजहार किया था वो काबिल कदर थे, लेकिन मेरे लिए निरंजन लाल की गुफ्तगू की वो टेप ही बहुत काफी थी, जो वक्त पड़ने पर उसके खिलाफ सबसे अहम और ठोस सबूत साबित होती। बहरहाल मैंने टोनी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुम दिल लगाकर नए प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दो। निरंजन लाल को भूल जाओ, उसके लिए सिर्फ मैं ही बहुत काफी हूँ। फिर मैंने टोनी की मौजूदगी में ही आरफा को कोऑर्डिनेशनल मुकम्मल कराया। मुझे टोनी से चौंका नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ अहम बातें करनी थी, इसलिए मैंने उसे रोक लिया। सर, आरफा ने डेक्नेशन लेने के बाद उठते हुए कहा कि आप इतने बड़े टेंडर के मिलने की खुशी में मिठाई भी तकसीम नहीं करेंगे। क्यों नहीं, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं तुम लोगों को इस कामयाबी को शानदार तरीके से मनाऊंगा। थैंक यू सर। आरफा अपनी शॉर्ट हैंड वाली नोटबुक लेकर दरवाजे की जानब कदम उठाने लगी, फिर दरवाजे पर पहुंचकर रुक गई। शायद वो किसी बात की मजीद वजाहत चाहती थी, लेकिन जब वो पलटी तो मेरे अलावा मास्टर टोनी भी चौंके बगैर न रह सका। आरफा की मखबूल निगाहों में इस वक्त खून की सुर्खियां तैर रही थी। उसकी आंखों में दहकते हुए शोलों का रकस देखकर मुझे जमुना याद आ गई। रूपनगर में शंकर की पुर इसरार और गंदी कुव्वतों ने लाकब के लोहे की मजबूत सलाखों को मोम को पिघला कर रख दिया था। फिर उसने जमुना के जिस्म पर काबज होने के बाद मुंशी प्रेमचंद्र को बददुआ दी थी कि वो खून की उल्टी करता हुआ मरेगा, और हुआ भी ऐसा ही था। इस वक्त आरफा की कैफियत भी बिल्कुल वैसी ही थी। वो किसी बेजान बुत की तरह अपनी जगह खड़ी मुझे खाली खाली नजरों से घूर रही थी। उसकी निगाहों में नफरत और हकारत का मिला जुला एहसास मचल रहा था। उसकी पलकों की पुतलियों में जिंदगी के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे थे। अभी हम इसके बदले हुए रवैये पर गौर कर ही रहे थे कि आरफा के मंजबद होंठों में अर्थआश पैदा हुआ। तुमने निरंजन लाल से लेने का ख्याल मन में लाकर अच्छा नहीं किया। वो आवाज यकीनन आरफा की ही थी, लेकिन उसका लबो लहजा यकसर तब्दील हो गया था। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे वो ख्वाब बेदारी की हालत से दो चार हो। उसकी पथराई हुई 16 बार निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। आरफा, मास्टर टोनी ने हैरत से उसे मुखातब किया, तुम ये क्या कह रही हो? तुम दरमियान में अपनी टांग घुसाने की कोशिश मत करो मास्टर टोनी। आरफा सपाट लहजे में बोली, तुम्हारी हैसियत नाली में रेंगने वाले उस कीड़े के अनुसार है जिसे मैं जब चाहूं अपने चरणों तले रोंद कर नष्ट कर सकती हूँ। ये क्या कह रही है सर? मास्टर टोनी ने हैरत से मेरी जानब देखा तो मैंने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। शहबाज, आरफा मेरी सिमत घूरते हुए सर्द लहजे में बोली, तुम अभी बालक हो,
मेरी मानो तो निरंजन लाल का रास्ता काटने की कोशिश मत करो, इसी में तुम्हारी मुक्ति है। जीवन प्यारा है तो बीच से हट जाओ। मुझे अब इस बात का पूरी तरह यकीन हो चुका था कि इस वक्त जो आरफा कह रही थी वो शंकर की एमा पर कह रही थी। शंकर की गंदी कुव्वतों ने शायद आरफा के जिस्म पर कब्जा कर लिया था। मैंने कालका को दिल ही दिल में याद किया, फिर आरफा को घूरते हुए बोला, ये अचानक तुम्हारा और निरंजन लाल का गठजोड़ किस तरह हो गया? मुझे विश्वास था कि तुम अपने मित्र को याद करने में देर नहीं लगाओगे। तुम शायद भूल रहे हो, मैंने शंकर का नाम मास्टर टोनी के सामने लेने से गुरेज करते हुए कहा। हमारे दरमियान दोस्ती का जो रिश्ता था अब खत्म हो चुका है और तुम्हें तुम्हारी मतलूबा चीज मिल चुकी है। परंतु मुझे अभी तक याद है कि तुमने अपने दफ्तर में बैठकर मेरा अपमान किया था। उस रोज गुरुदेव के कारण मैं जहर का घूंट पीकर खामोश हो गया था, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने मुझसे पंजा लड़ाने का ध्यान मन में लाकर कितनी बड़ी भूल की है। आरफा ने बदस्तूर बदले हुए लहजे में मुझे हकारत से घूरते हुए कहा, याद करो महाराज, तुमने कहा था कि मैं जात का चमार हूँ। हाँ मुझे याद है, लेकिन क्या तुम इस हकीकत से इनकार कर सकोगे? मैंने खौफजदा हुए बगैर सर्द मोहरी से जवाब दिया। नहीं, आरफा ने जहर के अंदर लहजे में जवाब दिया, परंतु तुमको भी ये बात मालूम है कि मेरी शक्ति अपरंपार है। क्या तुम्हें इस बात पर कोई अचंभा नहीं हुआ कि इस समय तुम्हारे ही दफ्तर की एक सुंदर नार का तन मेरे कब्जे में है? अगर मैं चाहूं तो इसी सुंदर नार के हाथों तुम्हारा अंत भी करवा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं करूंगा। अभी तुम्हें ये समझ आना है कि तुमने मेरा अपमान करके कितनी बड़ी भूल की। एक बात कहूं तुमसे, कहो महाराज, तुम भी कुछ कहो। आरफा ने मस्का उड़ाते हुए कहा, तुम बोलते हुए अच्छे लगते हो। मेरा ख्याल है कि तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैंने ठोस आवाज में जवाब दिया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। मेरे साथ ठठोल करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझता। निरंजन लाल के बारे में तुमने क्या फैसला किया? आरफा की पत्थराई हुई आंखों में शोलों का रक्स तेज हो गया। उसकी कुशादा पेशानी पर नजर आने वाली आड़ी तिरछी सिलवटें इसके गुस्से का इजहार कर रही थी। निरंजन लाल, मैंने मुस्कुराकर कहा, वक्त का इंतजार करो। हो सकता है तुम की जिसकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हो वो कुछ दिनों के बाद बिल्कुल ही कंगाल हो जाए। आज तो बहुत ऊंचे सुरों में बोल रहे हो। विजय का नशा कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है, क्यों बालक? शहबाज, अचानक कालका की मानूस आवाज मेरे कानों में गूंजी। शंकर ने तुम्हें बातों में उलझाकर एक मंत्र का जाप शुरू कर दिया है। वो तुम्हें अंधेरे में रखकर वार करना चाहता है, लेकिन तुम चिंता मत करो। जब तक कालका की शक्ति तुम्हारे साथ है वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये निरंजन लाल का चक्कर दरमियान में कैसे आ गया? मैंने दिल ही दिल में कालका से पूछा। उसने बंसीधर से तुम्हें तबाह करने की बात की थी, लेकिन वो पिंडर चौका आजकल मेरी शक्ति को अपना गुलाम बनाने के कारण एक मंडल में बैठा जाप कर रहा है, इसलिए उस पापी ने शंकर को दरमियान में डाल दिया है। कालका, मैंने धड़कते हुए दिल से कहा, क्या पिंडर बंसीधर तुम्हारी पुरइसरार कुव्वतों को अपने कब्जे में करने में कामयाब हो जाएगा? ये समय इन बातों का नहीं है, कालका ने तेजी से कहा। बस तुम यूं ही अपनी आरफा की जानब अपना हाथ उठाकर झटक दो और उसे होश में आने का हुक्म दो। बाकी मैं संभाल लूंगी, जल्दी करो। आरफा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इस पलीत की शक्ति से छुटकारा पाकर होश में आ जाओ। मैंने कालका कहने के मुअज्जब करख्त लहजे में आरफा को मुखातब किया, फिर हाथ उठाकर फिराद में बुलंद करके जोर से झटक दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ और मेरे और मास्टर टोनी दोनों के लिए ही हैरत अंगेज था। फिजा में एक शोला अचानक बुलंद होकर आरफा के वजूद से टकराया और फिर दूसरे ही लम्हे वो होश में आ गई। सर, इस बार आरफा ने अपनी जुबान में कहा, आपने शायद मुझे कुछ कहने के लिए रोका था। उसके लबो लहजे की तब्दीली के साथ साथ उसकी खून में डूबी हुई सुर्ख आंखें भी नॉर्मल हो गई थी। मैंने तुम्हें जो डेफिनेशन दिया है उसे अपनी टाइप कर दो प्लीज। ओके सर, आरफा ने बड़ी मुस्तैदी से जवाब दिया, फिर कदम उठाती हुई दफ्तर से बाहर चली गई। सर, आरफा के जाने के बाद मास्टर टोनी ने हैरत से पलकें झपकाते हुए कहा, ये सब क्या था? मेरी एक बात पर बहुत गौर से सुनो टोनी। मैंने उसे बेहद संजीदगी से मुखातब किया। तुमने इस वक्त जो कुछ देखा और सुना है उसे एक ख्वाब समझकर भूल जाओ। इन बातों का जिक्र किसी और के सामने नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा सर, लेकिन ये आरफा को अचानक
किस किस्म का दौरा पड़ गया था। वो हिंदी बोल रही थी और वो फिर आग का शोला। टोनी, मैंने तुमसे कहा था कि इन बातों को जहन से निकाल दो। मैंने एक बार फिर संजीदगी से मुखातब किया और फिर गुफ्तगू कर वो रुख बदल कर नए प्रोजेक्ट की बातें करने लगा। बज़ाहिर मास्टर टोनी ने भी नए प्रोजेक्ट की तकमील के सिलसिले में अपने सोचे समझे मंसूबे की तफसील बयान करनी शुरू कर दी थी, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि उसकी निगाहों में इस वक्त भी तजस्सुस मचल रहा था। उस शाम मैं दफ्तर से उठा तो मेरे जहन पर शंकर और पिंडत बंसीधर का तस्वर बदस्तूर तारी था। कालका ने मुझे बताया था कि निरंजन लाल ने पिंडत बंसीधर की खिदमत हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो खुद कालका की महान शक्ति प्राप्त करने की खातिर किसी मंडल में बैठा जाप में मगन था। इसलिए उसने शंकर को अपनी जिम्मेदारी सौंप दी थी। मतलब साफ जाहिर था, निरंजन लाल इस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को, जिसका टेंडर मेरे नाम निकला था, हर कीमत पर हासिल करना चाहता था। मास्टर टोनी ने सूबे का इजहार टेंडर पर दाखिल से बेशतर ही कर दिया था। दुनिया का यही दस्तूर है, लोग अपने फायदे का हिसाब इतना नहीं रखते जितना नुकसान होने पर तलमला उठते हैं। मैं इन्हीं ख्यालों में गर्क था कि कालका की आवाज मेरे कानों में गूंजी। तुमने अभी से हिम्मत हार दी, आगे चलकर क्या करोगे? कालका, मैंने तेजी से सवाल किया। क्या शंकर को इस बात का शुबा हो गया है कि तुम मेरा साथ दे रही हो? नहीं, अभी वो इतना बलवान नहीं हुआ कि कालका की शक्ति का भेदभाव जान सके, परंतु तुम्हारे हाथ झटकने से जो शोले बुलंद हुए थे और शंकर के जंतर मंतर का तोड़ जो हुआ था, उसने उसे चौकन्ना कर दिया। वो ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि तुम्हारे साथ भी कोई शक्ति मौजूद है। मैंने वो भी तुम्हारे मशवरे पर किया था। मैं भी यही चाहती हूँ कि शंकर को तुम्हारे सिलसिले में उलझा दूं, लेकिन निराश मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी कालका रानी, फिर तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? कालका, मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। तुमने कहा था कि पिंडत बंसीधर किसी मंडल में धूनी रमाए बैठा तुम्हारी लाजवाल कुव्वतों को अपने ताबे करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, मैंने गलत नहीं कहा था। क्या वो तुम्हें मुझसे छीनने में कामयाब हो जाएगा? मैंने बेचैनी का इजहार किया। अभी तो उसने जाप शुरू किया है, कल क्या होगा? ये खेल देवी देवताओं के सिवा कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं। क्या मतलब? अगर वो अपनी जाप मुकम्मल करने में कामयाब हो गया तो क्या तुम उसके कब्जे में चली जाओगी? भविष्य के लिखे को कोई शक्ति टाल नहीं सकती। इस बार कालका ने संजीदगी से जवाब दिया। मुझे हासिल करने के लिए उसे पूरे 7 दिनों तक मंडल के अंदर रहकर जाप करना होगा। मुझे उसका पता बता दो, मैंने जज्बाती अंदाज में कहा। मैं उसे हर कीमत पर मंडल से बाहर निकलने पर मजबूर कर दूंगा। ऐसा मुमकिन नहीं है, कालका ने बदस्तूर संजीदगी से जवाब दिया। उस चतुर चंडाल ने अपने चारों तरफ जो रेखाएं खींच रखी हैं, उसमें कोई महान शक्ति भी दाखिल नहीं हो सकती। तुम उसके करीब जाने की कोशिश करोगे तो जल भुनकर राख का ढेर बन जाओगे। तुम इसकी परवाह मत करो, मुझे सिर्फ उसका पता बता दो। तुम्हारी खातिर तो मैं संगलाख चट्टानों से भी टकरा सकता हूँ। बड़ा प्रेम हो गया है तुम्हें अपनी कालका रानी से। हाँ, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। अभी से चिंता मत करो, अभी तो इस पिंडत ने जाप शुरू किया है, 60 दिन कम नहीं होते। मैं कोशिश करूंगी कि वो अपने मकसद में सफल ना होने पाए। इस बार कालका के लहजे में हल्की सी मायूसी भी शामिल थी। काश मुझे पहले से मालूम होता कि उसके मन में क्या है। कालका, मैंने संजीदगी से दरियाफ्त किया, क्या निरंजन लाल मुझे कोई भारी नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा? पिंडत बंसीधर के मंडल से बाहर आने तक वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उसके बाद देखा जाएगा। कालका ने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया, फिर चौंकते हुए बोली, मैं अब चलती हूँ शहबाज। शंकर ने तुम्हें नीचा दिखाने की खातिर एक नया जाल बिछाने की कोशिश की है और मैं उसका तोड़ करने जा रही हूँ। मैंने कालका से उस नए जाल के बारे में दरियाफ्त करना चाहा, लेकिन उसकी जानब से कोई जवाब नहीं मिला। शायद वो अपने सफर पर रवाना हो चुकी थी। मैं अपने ख्यालों में इतना गुम था कि मुझे इस बात का एहसास भी नहीं था कि मैं घर जाने की बजाय कहीं और जा रहा था। फिर मैं उस वक्त चौंका जब मैंने गाड़ी को नदीम के कसीनो के सामने पहुंचकर ब्रेक लगाए थे। मैं बहुत दिनों से उससे नहीं मिला था। आरफा ने मुझे बताया था कि मुझे कई बार कॉल कर चुका था। शायद मैं इस वक्त लाशौरी तौर पर नदीम से मिलने चला आया। अभी मैं इस बात पर गौर ही कर रहा था कि गाड़ी से नीचे उतरूं या वापस पलट जाऊं।
कि एक बावर्दी मुलाजिम ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। मैंने कसीनो के उस स्मार्ट मुलाजिम को एक नजर गौर से देखा, फिर चाबी इग्निशन में ही लगी छोड़कर नीचे उतरा और छोटे छोटे कदम उठाता हुआ कसीनो में दाखिल हो गया, जहां ख्वाबनाक और सहर अंगेज माहौल जिंदगी के हंगामे पूरे शबाब पर थे। सदर दरवाजे से हाल में दाखिल होते ही बहुत सारी मखमूर निगाहों ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं उनकी नजर अंदाज करता हुआ एक खाली मेज पर जा बैठा, जिस पर रेजरों की तख्ती मौजूद थी, लेकिन मुझे इल्म था कि वो मेज हमेशा नदीम के लिए मखसूस रहती थी। 2 मिनट बाद ही मुझे उसी मुलाजिम ने मेरी गाड़ी को लॉक करके चाबी मेरे हवाले की, जिसने कार का दरवाजा खोला था। चाबी हवाले करते वक्त उसने दबी जुबान में कहा था, सर ये मेज मखसूस है, मुझे नजर आ रहा है और मैं ये भी जानता हूँ कि ये मेज किसके लिए मखसूस है। सॉरी सर, उसने बड़ी अदब से पूछा, क्या आप बात से वाकिफ कारों में से हैं? हाँ, मैंने मुख्तसरन जवाब दिया। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, उसने दबी जुबान में कहा और फिर जल्दी से बोला, क्या पेश करूं सर आपकी खिदमत में? नदीम कब तक आएगा? मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए सवाल किया। बस आने ही वाले होंगे, उसने कहा। आज तो इस कसीनो में एक खास मुकाबला होने वाला है। मुमकिन है आपने मिस्टर जोसेफ का नाम सुन रखा हो। वो साउथ अफ्रीका का एक स्याह फार्म अरबपति जवारी है, जो शार्पिंग करने के मामले में अपना सानी नहीं रखता। खतरनाक खिलाड़ी है, इसलिए अक्सर ममालिक के मखसूस नाइट क्लब में उसके दाखिले पर पाबंदी भी आयद है। उसने बास को भी मुकाबले की दावत दी थी, जिसे बास ने कुछ सोचकर कबूल कर लिया। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या नदीम ये मुकाबला हार जाएगा? मैंने यूं ही पूछ लिया, क्या उसे इस बात का इल्म नहीं कि जोसेफ एक नंबर का शार्पर है? मालूम है सर, लेकिन बास ने ना जाने क्या सोचकर उसका चैलेंज कबूल कर लिया। मैं जानता हूँ नदीम के अंदर का इंसान दुनिया में किसी से भी हार तस्लीम नहीं कर सकता। दौलत उनकी नजरों में कोई हकीकत नहीं रखती। वो तो ठीक है सर, लेकिन जानबूझकर वो अपना जुमला मुकम्मल ना कर सका। बार टेंडर के इशारे पर तीर की तरह लहराता हुआ बार काउंटर की जानब चला गया और फिर उसके जाते ही एक खूबसूरत सी नौजवान लड़की लहराती बल खाती करीब आकर मेरे सामने वाली कुर्सी पर बिला तकल्लुफ बैठ गई। उसकी उम्र 24-25 के दरमियान होगी। उसके गाल कश्मीर के सेब की मानद सुर्ख नजर आ रहे थे। ये भी मुमकिन था कि वह मेकअप का कमाल रहा हो। बहरहाल वो हर जाविये से बहुत हसीन नजर आ रही थी। उसके होंठों पर एक दिल आवेज मगर कारोबारी मुस्कुराहट फैली हुई थी। आंखों में बला का खुमार था। शायद उसने जरूरत से कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। आप शायद मिस्टर नदीम के गेस्ट हैं। उसने मेरी आंखों में इस तरह झांका कि मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। क्या फर्क पड़ता है, मैंने यूं ही मुस्कुरा दिया। क्या आप मेरे साथ 1-2 पैग पीना पसंद करेंगे? उसका लहजा बड़ा मैनीखेज था। सॉरी, मैं अभी तक इस लानत से महफूज हूँ। ओह, उसकी निगाहों का खुमार यकलख दूर हो गया। दबी जुबान में बोली, फिर मुझे दूसरी मेज पर किस्मत आजमानी पड़ेगी। मैं समझा नहीं। मैं गाहकों के साथ हर पैग पर मुझे कमीशन मिलता है, लेकिन शायद इन बातों को आप नहीं समझेंगे। इसके लहजे में दर्द की हल्की सी कसक भी शामिल थी। क्या मैं आपका नाम दरियाफत करने की जिसारत कर सकता हूँ? यहाँ सारे नाम फर्दी और मौके की मुनासबत से बदलते रहते हैं। वो बड़ी तलखी से बोली, हमें गाहकों का दिल लुभाने की खातिर अदाकारी करनी पड़ती है। जो जितनी अच्छी अदाकारी करती है उतना ही कमा लेती है। आपका एक दिन में अंदाजन आप कितना कमा लेती हैं? मैंने तरफीहन दरियाफत किया। हालात पर मुनहसर है, कभी कभी तो खाली हाथ भी घर जाना पड़ता है। उसके लहजे में इस बार हकारत की आमेज़श भी थी, शायद इसलिए कि मैं दूसरी लड़कियों की तरह जिस्म फरोशी का कारोबार नहीं करती। फिर मैंने चौंकते हुए पूछा, आप इस माहौल में आई ही क्यों हैं? मैं खुद नहीं आती, मेरी मजबूरियां मुझे यहाँ आने पर। हेलो मिस नसीम, एक बहके हुए शराबी ने करीब आते हुए बड़े बाजारी अंदाज में उसे मुखातब किया। आर यू बुक्ड? दफा हो जाओ। लड़की ने उसे हकारत से धत्कारा। मुझे तुम्हारी सूरत से नफरत है। आई हेट यू, गेट लॉस्ट। आई सी, शराबी ने मेरी जानब घूरते हुए मैनी खेद लहजे में कहा, तुमने शायद आज कोई मोटा आदमी फांस लिया है। वेरी विश यू गुड लक। मुझे ऐसा ही लगा था जैसे किसी ने भरे बाजार में मेरे कपड़े उतार लिए हों। मैं बर्दाश्त ना कर सका। यू बास्टर्ड, कहता हुआ मैं उठा और उसका गिरेबान पर हाथ डाल दिया। कसीनो के कई मुलाजिम बीच बचाव करने की खातिर हमारी जानब
तेजी से लपके थे। मैंने जिसे अंग्रेजी में एक मदद मोटी सी गाली से नवाजा था, वो अच्छे खासे डैल डॉल का मालिक था। कसीनो में किसी काल गर्ल को शप पार्टी के लिए दावत देना कोई जुर्म नहीं था। नाइट क्लबों के लिए इस किस्म की बातें रोजमर्रा का मामूल थी। जो लड़कियां आती थी उनका मकसद ही गाहकों को फांसना होता था। लेकिन ना जाने मुझे वो लड़की जिसे नसीम कहकर मुखातिब किया था कुछ मुख्तलिफ सी नजर आई। वो पेशावर नहीं लगती थी, या फिर उसके बारे में जो राय मैंने कायम की थी मुमकिन है वही गलत होती। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। मैं बास्टर्ड कहता हुआ उसके गिरफ्तार पर हाथ डाल चुका था। फिर उससे मुश्तरका कसीनो के मुलाजिम जो बीच बचाव करने की खातिर हमारी जानब लपके और अपने मकसद में कामयाब होते, मेरा सीधा हाथ कराटे के स्टाइल में उसकी गर्दन पर पूरी कुव्वत से पड़ा। वो नशे में था और हमला इस कदर अचानक और उसकी तवक्का के खिलाफ था। वो खुद को संभाल ना सका और लड़खड़ाता हुआ एक करीबी मेज से टकराया तो उस मेज पर रखे हुए शराब और कबाब के सवारे लवाजमात उसके साथ ही फर्श पर ढेर हो गए। कुर्बो जवार में बैठे हुए लोग इस तरह बेतअल्लुक नजर आ रहे थे जैसे इस किस्म के हादसे उनके लिए कोई नई बात ना हो। अलबत्ता जिस शख्स पर मैंने भरपूर वार किया था उसका नशा जरूर हरण हो गया था। हम एक दूसरे को जाने दुश्मनों की तरह खौनख्वार नजरों से घूर रहे थे, लेकिन इससे बेशतर कि वो किसी इंतकामी कार्रवाई का जज्बा लेकर अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो सकता। कसीनो के बेरे तेजी से दरमियान में आ गए। अलबत्ता जिस लड़की को नसीम कहकर मुखातब किया गया था वो बुरी तरह सहमी सहमी सी नजर आ रही थी। क्यों? मैंने उसे खरीदने की खातिर हमदर्दी से दरियाफ्त किया। क्या तुम इस शख्स से खाइफ हो? मैं आपके शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी खातिर झगड़ा मोल लिया, लेकिन आप शायद इससे वाकिफ नहीं है। ये इस इलाके का दादा समझा जाता है। वो लरजते हुए मध्यम आवाज में बोली, किसी को खातिर में नहीं लाता। मेरी इत्तला के मुताबिक 1-2 खून भी कर चुका है, लेकिन अभी तक आजाद घूम रहा है। पुलिस को बकायदा भत्ता देता है, इसलिए हमेशा सीना ताने दंदनाता फिरता है। और ये सब क्या हो रहा है? अचानक नदीम तेजी से सामने आ गया और फिर मुझे और नजीम को एक साथ खड़े देखकर एक लम्हे को उसके होंठों पर मुस्कुराहट उभरी, लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे खौनख्वार निगाहों से उस शख्स को घूरने लगा जो मुझे कहर आलूद नजरों से देख रहा था। बेरों की मौजूदगी और फिर नदीम के आ जाने के बाद वो बात नहीं बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसकी निगाहों में तैरती हुई सुर्खी जैसे मुझसे कह रही थी कि तुम ख्वाह कोई भी हो, लेकिन अब मेरे हाथों से बच नहीं सकोगे। तुम्हारा अंजाम तुम्हारी तवक्का से भी कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होगा। तावर, नदीम ने खुश्क लहजे में मुखातब किया, मैं 2-3 बार तुमको पहले भी वार्निंग दे चुका हूँ। इस कसीनो में कदम रखने से पहले ये बात भूल जाया करो कि तुम बहुत बड़े बदमाश हो। अब क्या मुझे तुम्हारा इलाज करना होगा? बात मैंने नहीं, इसने बढ़ाई थी। वो मेरी तरफ घूरते हुए सर्द लहजे में बोला, उसने एक काल गर्ल की खातर दादा को बास्टर्ड बोला। इसको बताओ कि दावर कौन है? आई सी, नदीम ने तीव्री बल डाल कर कहा, और तुमने मेरे मना करने के बावजूद नसीम की तरफ बुरी नजरों से देखा था। हम मस्करी किया था बास, लेकिन ये मेरा दोस्त है शहबाज खान। नदीम इसकी बात काटते हुए सफाक लहजे में बोला, उसकी आंखें खोलकर अच्छी तरह पहचान लो और एक बात याद करना, अगर तुमने कभी इसकी तरफ मैली नजरों से देखने की कोशिश की तो दूसरे ही दिन तुम्हारे जिस्म के टुकड़े किसी गड्ढे में बरामद होंगे। दावर ने कोई जवाब नहीं दिया, कपड़े झाड़ता और होंठ चबाता हुआ एक तरफ चला गया। बेड़ों ने उल्टी हुई मेजों की असर नो तरतीब कर दी। दावर के जाने के बाद नदीम मुझसे बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए बोला, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। अभी कुछ देर बेशतर मैं कसीनो आते वक्त तुम्ही को याद कर रहा था। खैरियत, ये आज खास तौर पर तुम्हें मेरी याद किस तरह आ गई? पहले भी कई बार तुम्हें फोन कर चुका हूँ। और हाँ, नदीम ने मुस्कुराते हुए कहा, वो जो तुम्हारी सेक्रेटरी है ना आरफा, उसकी आवाज गजब की है। दिल चाहता है कि रिकॉर्ड करके दिन भर उसी को सुनता रहूं। वो मुझसे शिकायत कर रही थी कि तुम उसके साथ खासे फ्री होने की कोशिश कर रहे हो। मैंने बेतकल्फी से जवाब दिया, आओ ऊपर चलते हैं, वहां चलकर इत्मीनान से बातें होंगी। मैं नसीम को सरसरी नजरों से देखता हुआ नदीम के साथ ऊपरी मंजिल पर आ गया, जहां आज खास एहतमाम नजर आ रहा था। मेजों की तरतीब भी बदली नजर आ रही थी। वसी और कुशादा हाल के दरमियान 20वीं शक्ल की एक मेज रखी थी जिस पर 4 कुर्सियां नजर आ रही थी। दूसरी मेजें उससे फासले पर थी जिन पर दूसरे गाहक और काल गर्ल नजर आ रही थी। हाल के मशरकी गोशे में एक मेज पर
5 आदमी बैठे बज़ाहिर शराब नोशी में मसरूफ नजर आए, लेकिन वो नदीम के अपने गुर्गे थे। उसके अंदाज में राजू को देखकर लगाया था, जिसने एक बार मुझसे भी बातचीत करके रकम वापस हासिल करने की कोशिश की थी। आज यहाँ कुछ खास एहतमाम नजर आ रहा है। मैंने नदीम को खरीदने की खातिर पूछा। कोई खास बात है? खास ही समझो, नदीम ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा। फिर सिगरेट जलाकर बड़ी महारत से धुएं के दायरे फिजा में उड़ाते हुए बोला, आज मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क मोल लिया है, जिसका अंजाम जानते हो क्या होगा? तख्त या तख्ता। क्या मतलब? हो सकता है तुमने कभी मिस्टर जोसेफ का नाम सुन रखा हो। साउथ अफ्रीका के एक स्याह फार्म अरबपति ताजर है, जो खास तौर पर जुआ खेलने के मामले में जुनून की हद तक गरीजी वाक़या हुआ है। शार्पिंग के मामले में अपना सानी नहीं रखता। बड़ा मंजा हुआ खिलाड़ी है। करोड़ 2 करोड़ की रकम हारना या जीत जाना उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखता। अक्सर ममालिक के नाइट क्लबों ने अपने यहाँ उसकी एंट्री बंद रखी है। आजकल वो स्याही की गरज से यहाँ आया हुआ है और तुमने उसे फ्लश खेलने की खातिर मदऊ कर लिया है। हाँ, नदीम ने बेपरवाही से जवाब दिया। क्या तुमने ऐसा करने में हमाकत का सबूत नहीं दिया? मेरा मतलब है कि जब तुम्हें यह बात मालूम है कि वो शार्पर है और करोड़ 2 करोड़ उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखते, तो फिर बिला वजह उसे टक्कर लेने की क्या जरूरत थी? तजर्बा, नदीम ने बड़े फलसफाना अंदाज में जवाब दिया। मैं देखना चाहता हूँ कि उसमें ऐसी क्या खास बात है जो बड़े बड़े फ्लश के माहिर भी उसके साथ मुकाबला करने से कतराते हैं। मेरे ख्याल में महज तजर्बा हासिल करने की खातिर अगर तुमने उसे दावत दी है तो अच्छा नहीं किया। वो वक्त का भी पाबंद है। जो नदीम ने मेरी बात टालते हुए कहा, मैंने यहाँ 10 बजे का वक्त पहुँचने का वक्त दिया है। मेरा ख्याल है कि वह बस अब पहुँचने ही वाला है। क्या तुम्हें उम्मीद है कि तुम उसके मुकाबले पर ठहर सकोगे? मैंने संजीदगी से सवाल किया। इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। वैसे अब मुझे किसी किस्म की ढारस हो गई है कि मैं उसके मुकाबला कर सकूंगा। क्या मतलब? तुम्हारी आमद मेरे लिए नेक सुकून भी साबित हो सकती है। मैं नदीम की इस अनोखी मुंतक पर मुस्कुरा दिया। मुझे मालूम था कि वो कॉलेज के ज़माने से बहुत जिद्दी वाक़या हुआ था, इसलिए जो बात उसके सर में समा जाती उसे कर गुजरने से भी दरेग नहीं करता था। बड़े बाप का बेटा था, इसलिए दौलत की भी उसके आसपास कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा उसने अपने मखसूस गुर्गों की एक टीम भी तश्कील दे रखी थी, जो उसके इशारे पर किसी भी जीते हुए जवारी की ताकत के बल बोते पर जीत की रकम वापस झपट लेने के आदी थे। हो सकता है उसने जोसेफ के सिलसिले में कोई ऐसी तजवीज पहले से ज़हन में मरतब कर रखी हो। राजू और उसके साथियों की वहां मौजूदगी मेरे ख्याल को तकलीफ पहुंचा रही थी, लेकिन क्या नदीम अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगा? मैंने सोचा कि जोसेफ अगर आदि जवारी था और लंबी लंबी रकमें दाव पर लगाने का आदी था, तो फिर उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ बदमाश जरूर पाल रखे होंगे। हालात के पेश नज़र हर बड़ा आदमी इसी फार्मूले पर अमल करने का आदी हो चुका है। टोनी नरिंजन लाल के बारे में भी मुझे यही बताया था कि उसने भी 2-4 छटे हुए गुंडे पाल रखे हैं, जिनकी कफालत वो हर माह अच्छी खासी रकम खत्म करता है। ऐसी सूरत में ये ख्याल करना कि जोसेफ ने अपने हिफाजत के लिए कुछ माहर कत्लो गारत करी करने वालों की खिदमात ना हासिल की होंगी, करीने ख्याल नहीं किया जा सकता। और ऐसी सूरत में जबकि वो एक अरबपति ताजर की हैसियत से भी काफी शोहरत हासिल कर चुका था। मैं अभी इन बातों पर गौर कर रहा था कि घड़ी ने 10 बजे का ऐलान किया और इसके साथ ही मैंने एक कवि अल हब्सा स्याह फार्म गैर मुल्की को जीने तय करके ऊपर हाल में कदम रखते हुए देखा। वो जोसेफ के सिवा कोई और नहीं था, इसलिए कि कसीनो के मैनेजर के अलावा नदीम के कुछ और मुलाजम भी बड़े अदब के साथ उसकी रहनुमाई कर रहे थे। जोसेफ तनहा नहीं था, उसके साथ एक शख्स और भी था जो सूरत व शक्ल के एतबार से उसका बॉडीगार्ड ही नजर आया। उसने अपने हाथ में एक ब्रीफ केस पकड़ रखा था। मैनेजर ने बिजली मेज के करीब पहुंचकर जोसेफ और नदीम का तारफ कराया। दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा किया। फिर नदीम ने जोसेफ से मेरा तारफ कराया। मैंने भी मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन जोसेफ के हाथ मिलाने के बाद इस बात का एहसास भी हो गया कि वो लोहे के जैसे ठोस और ताकतवर जिस्म का मालिक है। मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक जोसेफ ने अपने साथ आने वाले का तारफ बहसियत उसके बॉडीगार्ड के ही कराया था। कुछ देर तक रस्मी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। इस अरसे में कसीनो के मैनेजमेंट ने वो तमाम लवाजमात
20वीं मेज पर सजा दिए थे, जो पेशावर जवारियों के लिए जरूरी समझे जाते थे। नदीम और जोसेफ के दरमियान अंग्रेजी में गुफ्तगू हो रही थी। इसी गुफ्तगू के दौरान जोसेफ ने 2-1 बार मेरी तरफ भी देखा और ये मैं महसूस किए बगैर न रह सका कि वो निगाहों में मेरी हैसियत को तोल रहा था। उसका बॉडीगार्ड बेज़ाहर खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में अकाब की सी चमक मौजूद थी। उसने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए हाल में मौजूद तकरीबन तमाम अफराद को बहुत गौर से देखा था। नदीम ने मेहमान नवाजी के सबूत के तौर पर आला किस्म की शराब का पैग बनाकर जोसेफ को पेश किया, तो वह मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराते हुए ठोस लहजे में बोला, सॉरी माय डियर, मैं खेलते वक्त पीने का आदी नहीं हूँ। कोई खास वजह? नदीम ने पूछा। हाँ, जोसेफ ने संजीदगी से जवाब दिया। एक बार पेरिस के कबार खाने में मेरे एक हरीफ ने शराब के अंदर कोई ऐसी शय मिलाकर पिला दी कि मुझे हर शय एक की बजाय दो नजर आने लगी। फिर अंजाम जाहिर था, उस रोज मैं खासी लंबी रकम हार गया, लेकिन मेरे हरीफ को उसकी वो चालबाजी बहुत महंगी पड़ी। 1 हफ्ते बाद उसे कुछ नामालूम लोगों ने उसे बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। आखिरी जुमला अदा करते वक्त उसका लहजा कुछ ऐसा ही था जैसे वो कबल अज वक्त नदीम को अपनी कुव्वत और दरिंदगी का एहसास दिलाना चाहता हो। आपने दुरुस्त फरमाया मिस्टर जोसेफ, नदीम ने बेपरवाही का मुजाहरा किया। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हाथी की मसाल जिसामत के एतबार से किस कदर कद आवर और मजबूत नजर आता है, लेकिन बसा औकात एक मामूली सी चूंटी भी उसकी मौत का सबब बन जाती है। आप खासे दिलचस्प आदमी मालूम होते हैं, जरा नवाजी है आपकी। कुछ देर तक नदीम और जोसेफ एक दूसरे को समझने और समझाने की कोशिश करते रहे और फिर खेल का आगाज हुआ। ताश की एक नई गुड्डी और एक नए स्लैड पैक गुड्डियां निकाल ली गईं। अपने पत्ते जोसेफ ने बांटे। नदीम कुछ देर तक ब्लाइंड करता रहा और फिर उसने अपने पत्ते देखे बगैर बेपरवाही से उठाकर गुड्डी में मिला दिए। दूसरी बार भी उसने यही किया था, लेकिन तीसरी बार जब उसने पत्तों को देखे बगैर गुड्डी में मिलाया तो जोसेफ चुप न रह सका। तीनों बारियों में अच्छी खासी रकम जीत चुका था। मुझे नदीम की इस हरकत पर ताज्जुब हो रहा था। फिर मैंने सोचा शायद इस तरह वो नफ्सियाती तौर पर जोसेफ पर अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहा हो। माय डियर जोसेफ, जोसेफ ने नदीम को मुखातब करते हुए कहा, मुझे हैरत है कि आपने तीनों बारियों में एक बार भी अपने पत्ते उठाकर नहीं देखे। क्या मैं एक दोस्त की हैसियत से इसकी वजह दरियाफ्त कर सकता हूँ? क्यों नहीं? नदीम ने अपने लिए एक नया सिगरेट सुलगाते हुए मुस्कुराकर कहा, ये तीनों बाजियां मैंने मशर की मेहमान नवाजी के इजहार के तौर पर आपकी खिदमत में पेश की हैं। जोसेफ मुस्कुरा दिया। बाद में भी वो बराबर जीतता रहा। 8वीं बाजी में हमें इस बात का सबूत भी मिल गया कि वो बेहतरीन शार्पिंग करने की सलाहियत का मालिक है। उस बाजी में बहुत देर तक ब्लाइंड होती रही। फिर नदीम ने अपने पत्ते उठा लिए। जवारियों की तरह वो घुस कर आहिस्ता आहिस्ता एक एक पत्ते को देख रहा था। फिर जब उसने अपने हाथ में 3 गुलाम देखे तो उसकी दिल की धड़कन यकीनन तेज हो गई होगी, लेकिन उसने चेहरे से अपने जज्बात का एहसास नहीं होने दिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने चाल चल दी। जोसेफ ने फिर ब्लाइंड किया। नदीम ने एक बार फिर अपने पत्तों को देखा, एक लम्हे को सोचा और फिर वो दूसरी चाल चल दी। इसी तरह अच्छी चालें हो गईं। फिर जोसेफ के होंठों पर एक मैनीखेज मुस्कुराहट उभरी। उसने ब्लाइंड करने के साथ ही शो मांग लिया। नदीम ने तीनों गुलाम मेज पर डाल दिए, जहां 50,000 के लगभग रकम मौजूद थी। ये जोसेफ की जानब से गैर सगाली के जज्बे का अदना सा सबूत है। उसने मेज पर पड़ी रकम अपना समेत घसीटते हुए कहा, वरना मैं अगर चाहता तो इसी बाजी में 10-12 लाख भी जीत सकता था। मिस्टर जोसेफ, नदीम ने संजीदगी से कहा, कार्ड शो किए बगैर अस्टिक की रकम को हाथ लगाना मेरे नजदीक खेल के असूलों के खिलाफ है। मुझे जोसेफ कहते हैं माय डियर, उसने ठोस लहजे में जवाब दिया। बादशाहों की मौजूदगी में गुलामों की कोई हकीकत नहीं होती। तुम चाहो तो खुद अपने हाथ से मेरे पत्ते उठाकर देख लो। अगर जोसेफ का 3 बादशाहों का अंदाजा गलत साबित हुआ तो वो तुम्हें अब तक की जीती हुई तमाम रकम की वापसी का वादा करता है। फिर उस वक्त नदीम के अलावा खुद मेरी भी कोई इंतहा न रही। जब जोसेफ के 3 बंद पत्ते
तीर बादशाह ही साबित हुए थे। मैंने पहली बार नदीम को कुर्सी पर पहलू बदलते देखा। वो कुछ नर्वस सा दिखाई दे रहा था। मैं एक खामोश तमाशाई की हैसियत से बैठा नदीम की तबाही का तमाशा देख रहा था। मुमकिन है कि राजू और उसके साथी बाद में जोसेफ से जीत की रकम वापस छीन लेने में कामयाब हो जाते, लेकिन मुझे इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा था कि 1 घंटे के अंदर अंदर नदीम तकरीबन 10 लाख के ज्यादा की रकम से हाथ धो बैठा था। वो मेरा अजीज दोस्त भी था और क्लास फेलो भी। चुनाचा मुझे इसकी शिकस्त मंजूर नहीं थी। मैंने कालका को याद किया। दूसरे ही लम्हे उसकी मानूस आवाज मेरे कानों में गूंजी। मुझे मालूम है कि तुमने अपनी कालका रानी को किस कारण याद किया है। शायद तुम्हें अपने मित्र के हार से दुख पहुंचा है। हाँ, यही बात है, मैंने दिल ही दिल में इकरार किया। और फिर तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं अपने दोस्त की जीत चाहता हूँ। इसका सिर्फ एक तरीका है, कालका ने कहा। अपने दोस्त की जगह तुम खेलने के लिए बैठ जाओ, परंतु एक बात ध्यान में रखना, जीत अवश्य तुम्हारी ही होगी, लेकिन क्या? मैंने पुरजसस अंदाज में सवाल किया। कुछ नहीं, कालका ने जवाब दिया। अपने मित्र को हटाकर तुम खेलने के लिए बैठ जाओ, बाकी बातें मुझ पर छोड़ दो। मैंने फौरन ही नदीम को हटने को नहीं कहा, लेकिन जब वो मुसलसल लंबी रकमें हारता रहा तो मैंने जोसेफ को बराह रास्त मुखातब करते हुए कहा, मिस्टर जोसेफ, बिलाशुबा तुम एक शातिर खिलाड़ी हो। तुमसे जीतना कोई आसान बात नहीं, लेकिन क्या तुम मुझे भी किस्मत आजमाई का मौका नहीं दोगे? क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी। जोसेफ ने मुसर्रत का इजहार किया और मैंने नदीम को हटाकर उसकी जगह ले ली। 1-2 बाजी में भी हार गया। अब फिर मेरे पास रकम नहीं थी। मैंने नदीम के पैसों से खेल रहा था। फिर एक बार पत्ते बांटने के बाद कालका ने मेरे कानों में सरगोशी की। शहबाज, जोसेफ ने जो पत्ते लगाए थे मैंने अपनी शक्ति के तौर से बदल दिए हैं। अब जीत तुम्हारी ही होगी। कालका की यकीन दहानी के बाद मुझे अपनी कामयाबी का यकीन हो गया था। मैं बढ़ चढ़कर ब्लाइंड की रकम में इजाफा करता गया। पत्ते चौंका जोसेफ ने बांटे थे, इसलिए उसे अपनी शार्पिंग पर एतमाद था। वो मुझे ब्लाइंड करता देखकर इस तरह मुस्कुरा रहा था जैसे कोई माहिर शिकारी अपने शिकार को जाल में फंसता देखकर खुश हो रहा हो। मेज पर रखी हुई रकम में तेजी से इजाफा होता गया। फिर जोसेफ ने मुझे मुस्कुराकर मैनीखेज में अंदाज में मुखातब किया, मिस्टर शहबाज, आप शायद भूल रहे हैं कि आपके मुकाबले पर कौन मौजूद है, और आपको शायद इस बात का इल्म नहीं कि मैं ब्लैक मैजिक का भी माहिर हूँ। आप शायद मुझसे मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तजर्बे की बात अर्ज करूं, मैंने किसी पेशावर जवारी जैसे अंदाज में कहा, जुए में जीत हमेशा उसी की होती है जो नफ्सियाती तौर पर अपने हरीफ पर सबकत पा ले। और शार्पिंग के बारे में आपका तजर्बा क्या कहता है? जोसेफ ने चाल बढ़ाते हुए कहा, ये मत भूलो जोसेफ कि इंसान गलती का पुतला है। एक पत्ते की गलती भी खेल का पासा पलट सकती है। नदीम बार बार कुर्सी पर पहलू बदल रहा था। वो पहली बार अपने कसीनो में दूसरी बार रेस कोर्स के मैदान में मेरी किस्मत को आजमा चुका था। फिर भी इस वक्त कुछ बेचैन सा नजर आया। ऐसा इसलिए कि मेज पर पड़ी रकम हजारों से बढ़कर लाखों तक पहुंच गई थी, और अभी तक हम दोनों में से किसी एक ने भी पत्ते उठाने की जहमत गवारा नहीं की। जोसेफ को अपनी शार्पिंग पर एतमाद था और मुझे कालका की यकीन दहानी पर। मिस्टर शहबाज, जोसेफ ने कुछ देर पहले मुझे मुखातब किया, मेरा मशवरा है कि आप पत्ते उठा ले। क्यों? मैंने कदरे चिढ़कर पूछा। कि आपको दूसरी बाजी खेलने का इरादा नहीं है? उसने मेरा मज़ाक उड़ाने की कोशिश की। उसके लहजे में एतमाद झलक रहा था। मैं दिल ही दिल में उसकी खुद एतमादी पर मुस्कुरा दिया। फिर कोई 10 मिनट के बाद मैंने कुछ सोचकर पत्ते उठा लिए और सिर्फ एक पत्ता देखकर चाल चल दी। बाकी पत्ते भी उठा ले मिस्टर शहबाज, जोसेफ ने फिर ब्लाइंड करते हुए कहा। ताश के पत्तों का कोई एतबार नहीं है, धोखा भी दे जाते हैं। मेरा ख्याल है कि आप शायद ठीक कह रहे हो। मैंने दूसरा कार्ड देखा तो वो हुक्म का बादशाह साबित हुआ। पहला कार्ड हुक्म ही की बेगम थी। मैंने नदीम की सिमत देखा जो अजीब कोयलों की कैफियत से 2-4 था। मैंने एक लम्हे को कुछ सोचा और फिर चाल डबल कर दी। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो आप बहुत जज्बाती खिलाड़ी वाक़या हुए हैं, जबकि फ्लैश खेलने में बड़े पेंशन की जरूरत होती है। जोसेफ ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने ब्लाइंड की रकम भी दुगनी कर दी। कालका का आशीर्वाद मेरे साथ था।
चुनाचा मैंने तीसरा पत्ता भी देखा जो हुक्म का इक्का ही था, मगर राउंड होने की सूरत में मुझे खुशी का इजहार करना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा बुरा सा मुंह बनाया जैसे मेरे अरमानों पर ऊस पड़ गई हो। नदीम की नजर अब पत्तों से हटकर मेरे चेहरे के तासरात पर मरकूज थी। मैं दीदा दानिस्ता कुछ देर तक तज़बज़ब की हालत से दो चार रहा और फिर मैंने एक चाल और चल दी। जवाब में ब्लाइंड की रकम फिर दुगनी कर दी तो मैंने अपने चेहरे से ऐसे तासरात का इजहार किया जैसे मैं उसी के मजीद ब्लाइंड करने पर झल्ला गया हूँ। फिर खेल इसी तरह जारी रहा। मेज पर पड़ी हुई रकम 20 लाख से तजावत कर चुकी थी। मैं झल्ला कर चाल चल रहा था और जोसेफ मुस्कुरा कर ब्लाइंड की रकम दुगनी करती जा रहा था और फिर उसने भी मुस्कुरा कर पत्ता उठा लिया। अंदाज ऐसा ही था जैसे मुझ पर रहम खा रहा हो, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो इस तरह चौंका जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आया हो। हैरत है, उसने बड़बड़ाते हुए अपने आप से कहा, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या बात है मिस्टर जोसेफ, इस बार मैंने उसका मजाक उड़ाया। क्या तुम्हारे पास ऐसे पत्ते भी नहीं कि शो भी मांग सको? शो, उसने शो कराने की रकम मेज पर डालते हुए कहा। मैंने अपने पत्ते मेज पर रखे तो वह होंठ चबाकर बोला, यू वन, तुमने, उसने तलमलाकर कहा और फिर अपने पत्ते गुड्डी में मिला दिए। इसके बाद वही हुआ जो होना चाहिए था। जोसेफ अपनी तमाम तर सलाहियतों से शार्म करता रहा और कालिका की पूरी इसरार कुव्वत पत्तों को तब्दील करती रही। 1 घंटे के अंदर अंदर वो तकरीबन 1.5 करोड़ की रकम हार चुका था। जोसेफ की जल्लाहट और नदीम की खुशी दोनों ही काबिले दी थी। मेरा ख्याल है कि किस्मत की देवी आज तुम्हारा साथ नहीं दे रही। मैंने जोसेफ से हमदर्दी का इजहार किया। मिस्टर शहबाज, जोसेफ मुझे घूरता हुआ बोला, तुमने तो कहा था कि तुम ब्लैक मैजिक के माहिर हो। मुमकिन है मैंने सिर्फ मजाकन ऐसा कहा हो। मैंने संजीदगी से कहा, पत्ते बांटो। नहीं, जोसेफ ने मुझे घूरते हुए कहा, आज नहीं, कल मैं तुमको दोबारा मुकाबले का चैलेंज करता हूँ, ठीक 10 बजे। सॉरी, मैंने उसे चिढ़ाने की खातिर कहा। हर शख्स के अपने अपने असूल होते हैं। क्या मतलब? जो लोग मुझसे एक बार हार जाते हैं, मैं दोबारा उनसे खेलने के असूल के खिलाफ हूँ।